प्रतिवर्ष की प्रथा के अनुसार इस वर्ष भी हमारी पाठशाला ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। डायरेक्टर महोदय पधारने वाले थे। वह जब भी आते पाठशाला में अवश्य पधारते। पाठशाला की तरफ से उस दिन एक जलसा किया जाता और छात्रगण उसमें श्लोक बोलते, कविताएं गाते, कवायद करते और फिर साहब अच्छा काम करने वाले छात्रों को इनाम देते। दूसरे छात्रों को भी कुछ न कुछ दिया जाता था। उस दिन सारी पाठशाला में मिठाई भी बंटती थी। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हमारे प्रधान अध्यापक ऐसे छात्रों को चुन रहे थे जो उनकी राय में अच्छे गाने वाले, अच्छे बोलने वाले और अच्छी तहजीब वाले थे। मेरे नाम भी इसी आशय की एक सूचना आई थी, लेकिन मेरी कक्षा के लड़के चुनाव में उपस्थित नहीं थे। प्रधान अध्यापक जी ने मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने जवाब में कहा, जी मेरी कक्षा के लड़के इस काम में भाग नहीं ले सकेंगे। क्यों? यह सब तो सिर्फ डायरेक्टर महोदय को खुश करने और उनसे प्रशंसा पाने के लिए ही किया जा रहा है न। प्रधान अध्यापक बोले, हाँ यह तो हमारी पुरानी प्रथा है और हमारे अधिकारी महोदय की भी यही इच्छा है। मैंने कहा, जी होगी, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। मैं इसमें भाग नहीं लूँगा। मेरी कक्षा के लड़के भी नहीं आएंगे। प्रधान अध्यापक बोले, ऐसी स्थिति में मुझे साहब को इसकी सूचना देना होगी कि आप मेरे साथ सहयोग नहीं करते और मेरे काम में बाधा डालते हैं। जी आप अवश्य ही उन्हें लिखिए, मैं उन्हें समझाने की चेष्टा करूँगा। अच्छी बात है, तो ऐसा ही होगा। उस जोश और घबराहट में प्रधान अध्यापक जी ने साहब के पास मेरी शिकायत लिख भेजी। जलसे के लिए पाठशाला के दूसरे लड़कों का चुनाव हुआ। श्याम सुंदर और भीमा शंकर संस्कृत में श्लोक बोलने के लिए, देवी सिंह और खेमचंद कविता गाने के लिए, चंपक और रमणीक, नेमीचंद और सरंजन लाल संवादों के लिए और बाकी के ऊंचे पूरे, मोटे ताजे और हट्टे कट्टे 10-15 कवायद के लिए चुने गए। मैं मन ही मन कांप उठा। सोचा, शाबाश है प्रधान अध्यापक को और शाबाश है इस शाला व शिक्षा की वर्तमान रीति नीति को। इनमें से हर एक छात्र ऐसा चुना गया है जिसका अपने विषय से कोई सरोकार नहीं है। श्याम सुंदर और भीमा शंकर के कंठ कुछ सुरीले हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं, घर में संस्कृत का वातावरण है, बस इसीलिए वे पसंद किए गए हैं। लेकिन उन बेचारों को लाग रटने पर भी कुछ याद नहीं रहता। श्लोक रट रट कर उनका दम निकल जाएगा। पर इस परिस्थिति में और हो ही क्या सकता है। मैं मन ही मन दुखी होता हुआ घर गया। खाना खा ही रहा था कि इतने में बड़े साहब की चिट्ठी मिली। कार्यालय में आकर मुझसे मिलिए, थोड़ा काम है। मैं जानता था कि क्या काम है। भगवान का नाम लेकर मैं साहब के कार्यालय में पहुंचा। मैंने देखा कि उनके मुंह पर गुस्सा था। मारे गुस्से के चेहरा तमतमाया हुआ था, भौहें चढ़ी हुई थी, होंठ कुछ कुछ हिल रहे थे, बड़े ही नाराज दिखाई पड़ते थे। मुझे देखकर कहा, बैठो, और फिर बोले, तुम्हारी कक्षा के लड़के जलसे के कार्यक्रम में क्यों न भाग लेंगे? उनमें कुछ लड़के तो सुंदर और होशियार हैं। मैं मन में शांत था, किंतु दिमाग मेरा भी गर्म था। मैंने जवाब में कहा, तो क्या सुंदर और होशियार लड़के दूसरों का मनोरंजन करने के लिए है? दूसरों के सामने नाच कूद कर पाठशाला के लिए झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए है? मेरा यह तेज जवाब सुनकर साहब कुछ शांत हुए और बोले, भाई हमारे लिए जलसा कोई नई बात नहीं है। कई वर्षों से यह रिवाज चला आ रहा है। जब डायरेक्टर आते हैं तब ऐसा होता ही है। क्षमा कीजिएगा साहब, मैंने भी जरा नरम होकर कहा, रिवाज चाहे जो रहा हो, मेरी राय में वो ठीक नहीं है। हमें उसे तोड़ना चाहिए। यह तो सरासर ढोंग और दिखावा है और डायरेक्टर साहब को भी धोखा देना है। धोखा? कैसा धोखा? मैंने कहा, जी
जो कुछ हम उन्हें दिखाएंगे वह सब छात्रों को मार मार कर और रटा रटा कर ही तो तैयार किया जाएगा न। हमारी पढ़ाई का वह सच्चा और स्वाभाविक परिणाम तो होगा नहीं। कई दिनों तक रिहर्सल चलेगी, जोरों की रटाई होगी, तब कहीं लड़के तोतों की तरह उसे पढ़ेंगे और सो भी पीछे से मदद मिलने पर। इसमें लड़कों का समय और शक्ति दोनों नष्ट होंगे, उनकी पढ़ाई पिछड़ेगी। जिन छात्रों को जिस काम के लिए आज चुना गया है वे उसके योग्य नहीं हैं, उन्हें तो मार मार कर ही हकीम बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें विश्वासघात क्या है? मैंने कहा, जी विश्वासघात यह है कि हम साहब पर यह असर डालना चाहते हैं कि हमारे लड़के होशियार है, हमारी पाठशाला सुंदर है, हमारा काम नमूनेदार है, लेकिन असल में हम क्या है और क्या नहीं सो तो हम अच्छी तरह जानते हैं। साहब कुछ देर के लिए चुप रहे, बैठे विचार करने लगे। मैंने और कहा, जी हम लोग तो ढोंग करते ही हैं, अपने लड़कों को भी हम उसी रास्ते ले जा रहे हैं। हमारे साहब भी हमसे खुश होने का अभिनय करेंगे और इनाम देते समय कहेंगे, इन छात्रों ने जिस बुद्धिमानी, योग्यता और अभिरुचि का परिचय दिया है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सचमुच इनमें से कुछ छात्र तो इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आगे चलकर ये अच्छे विद्वान, उत्तम नागरिक और सच्चे मनुष्य बनेंगे। इनको उत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार रखे गए हैं। मैं इस योजना का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज इन छात्रों को ये पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। क्या ये बातें उनके हृदय से निकलेगी? क्या वे नहीं जानते कि ये सारा कार्यक्रम केवल उनकी खुशामद के लिए है? इन इनाम पाने वाले लड़कों से रटाया न जाए, विशेष परिश्रम के साथ इन्हें तैयार न किया जाए तो वैसे ये कैसे विद्वान, नागरिक और मनुष्य हैं, सो तो आप, हम और इनके माँ बाप सभी भली भांति जानते हैं। साहब ने कहा, भाई तुम पढ़े तो हो लेकिन गुड़े नहीं हो। व्यवहार की बातों में अभी तुम बड़े कच्चे हो। तुम्हारे लिए तो सभी बातें सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन हमें तो सभी तरफ देखना पड़ता है। मैंने कहा, जी सच है, फिर भी मैं इसमें भाग नहीं ले सकूंगा। मुझसे यह धांधली सहन नहीं होगी। तो तुम क्या करोगे? जी मेरी कक्षा को आप इस प्रपंच से मुक्त रखिए। साहब ने कहा, लेकिन इससे तो बड़ी कठिनाई पैदा होगी। भला दूसरे शिक्षक और अधिकारी मुझे क्या कहेंगे और मेरी कठिनाइयाँ कितनी बढ़ जाएगी। भाई मुझे तो यह आशा थी कि तुम्हारी कक्षा के अच्छे लड़कों को देखकर साहब अधिक प्रसन्न होंगे, पर तुम तो। मैंने कहा, जी आप मुझे इससे तो मुक्त ही रखिए। मैं डायरेक्टर महोदय के मनोरंजन के लिए कुछ करूँगा। मैं ऐसा कुछ प्रबंध करूँगा कि जिससे लड़कों का समय भी बर्बाद न हो, शक्ति का अपव्यय भी न हो और उन्हें ढोंग और दिखावा भी न करना पड़े। आप उन्हें मेरी कक्षा में लाइएगा। मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यक्रम से आप और वे दोनों प्रसन्न होंगे। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और मुझसे बोले, अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे प्रधान अध्यापक के नाम एक पत्र लिखे देता हूँ। वे तुम्हें इस काम से मुक्त रखेंगे, लेकिन देखो तुम उन्हें चिढ़ाना नहीं। वे बेचारे पुराने ख्याल के आदमी है और तुम हो उमंग भरे नौजवान। मुझे तो दोनों को संभालना है और तुम तो जानते ही हो यह काम कितना कठिन है। मैंने मन ही मन साहब की प्रशंसा करते हुए कहा, अच्छा साहब, तो अब आज्ञा हो।